मैंने अनजाने में अमीर खानदान की बेटी लिन मुवान को बचा लिया था, जिसका किडनैप हो गया था। मेरा एहसान चुकाने के लिए लिन फैमिली की बूढ़ी मालकिन ने मुझे दो ऑप्शन दिए। या तो मैं उनकी सबसे प्यारी पोती लिन मुवान से शादी कर लूं, या फिर मुझे एक छोटा सा गोल यानी 100 मिलियन येन दे दिए जाएं। मैंने बिना सोचे सीधे पैसे चुने और तुरंत विदेश जाने वाली सबसे तेज फ्लाइट बुक कर ली। मैं बस यहां से जितना जल्दी हो सके भागना चाहता था। उस बीजिंग की अमीर लड़की लिन मुवान से दूर जाना चाहता था, जिसे मैंने बचाया था, क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आया था। पिछली जिंदगी में लिन मुवान को बचाने के बाद मैंने दिन में 5-5 काम किए थे। मैंने बहुत मेहनत करके उसे एक बिगड़ी हुई छोटी प्रिंसेस की तरह पाला था। लेकिन जब वो वापस अपने परिवार को मिल गई तो उसने किसी को भी उस बुरे वक्त का जिक्र करने से मना कर दिया। लिन फैमिली की बूढ़ी मालकिन ने देखा कि मैंने उनके परिवार पर एहसान किया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बेवकूफी में कहा था कि मैं मुवान से शादी करना चाहता हूं और जिंदगी भर उसका ख्याल रखना चाहता हूं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिस दिन वो वापस लिन फैमिली में आई, उसी दिन से उसे बीजिंग सर्कल के प्रिंस जी बायांग से प्यार हो गया था। शादी के बाद वो मेरे साथ बेहद ठंडी रहती थी, यहां तक कि हर बार जब वो मेरा हाथ पकड़ती तो तुरंत जाकर बाथरूम में हाथ धोती थी। बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई। अपने प्यार को किसी का रखैल बनने से बचाने और उसके साथ खुले तौर पर रहने के लिए उसने खुद अपने हाथों से मुझे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। मरने से पहले वो हाई हील पहनकर मेरे खून के पास आई और हंसते हुए बोली, कुछे, तुम जैसे गरीब बदबूदार आदमी को क्या लगता है कि तुम मेरे पति बनने लायक हो? मेरी पहली पसंद हमेशा आ यांग रहेगा और बैकअप कोई भी हो सकता है। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था, जब बूढ़ी मिसेस लिन मुझसे पूछ रही थीं कि बदले में मुझे क्या चाहिए। इस बार मैंने अपने बेकार सपने दिल से निकाल दिए और लिन मुवान की तरफ देखा तक नहीं। मुझे कुछ पैसे चाहिए और अमेरिका की एक फ्लाइट टिकट। कुछ पैसे? गुचे, क्या तुम मेरे साथ चाल चल रहे हो? लिन मुवान की तेज आवाज ने लिन फैमिली विला की शांति तोड़ दी। वो यूरोपियन स्टाइल वाले लेदर सोफे पर हाथ बांधकर बैठी थी। जिन आंखों में कभी मेरे लिए नरमी थी, उनमें अब सिर्फ तिरस्कार और मजाक था। उसे लीन फैमिली में वापस आए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे और वो सस्ता कॉटन ड्रेस जो मैंने पैसे बचा बचा कर उसके लिए खरीदा था, उसकी जगह अब महंगा चैनल सूट ले चुका था। उसकी गर्दन में चमकता डायमंड नेकलेस जैसे हमारे स्टेटस का फर्क दिखा रहा था। बूढ़ी मिसेस लिन सामने वाली सीट पर सीधी बैठी थीं। उनके हाथ में चंदन की छोटी माला थी। उनकी धुंधली लेकिन चालाक आंखें मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही थीं जैसे किसी बेकार चीज की आखिरी कीमत लगा रही हों। मिस्टर गू, वान एयर सीधी बात करती है, उसकी बात का बुरा मत मानिए। तभी लिन मुवान के पीछे से सफेद सूट पहने एक आदमी बाहर आया। वो था जी बायांग, जो बीजिंग के अमीर लोगों के बीच काफी मशहूर था। वो आकर लिन मुवान के बगल में बैठ गया और आराम से उसका हाथ पकड़ लिया। लिन मुवान ने हाथ नहीं हटाया, बल्कि उसके कान हल्के लाल हो गए और वो उसके और करीब झुक गई। जी बायांग ने मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर नकली नरम मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो जहरीली थी। मिस्टर गू ने वॉन एयर को बचाया है, बदले में कुछ मुआवजा मांगना तो बनता है। बस मुझे ये जानना है कि मिस्टर गू की भूख आखिर कितनी बड़ी है। उसने जानबूझकर भूख शब्द पर जोर दिया। उसकी आंखों में ऊपर से दया और अंदर से तिरस्कार भरा हुआ था। मैंने सामने बैठे तीनों लोगों को शांति से देखा। पिछली जिंदगी में पहाड़ से गिरते वक्त जो दर्द हुआ था, वो अब भी जैसे मेरी हड्डियों में बचा हुआ था। लिन मुवान की वो बात अब भी कानों में गूंज रही थी, तुम जैसे नीच गरीब आदमी मेरे पति बनने लायक कैसे हो सकते हो? मैंने खुद को वापस संभाला और जी बायांग को नजरअंदाज करके सीधे बूढ़ी मिसेस लिन की तरफ देखा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे मैं मौसम की बात कर रहा हूं। पूरा लिविंग रूम कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर लिन मुवान जोर से ठंडी हंसी हंस पड़ी। 10 मिलियन? गुच्छे, क्या तुम पागल हो? तुम दिन में 4-4 काम करते हो। कभी रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते हो तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाते हो। मरते दम तक काम करोगे तब भी महीने में कितना कमा लोगे? और अब सीधे 10 मिलियन मांग रहे हो?
क्या तुम्हें लगता है कि लिन फैमिली का पैसा हवा से आता है? उसकी आंखों में घिन साफ दिख रही थी। मुझे पता था। तुमने मुझे अच्छे दिल से नहीं बचाया था। तुम तो पूरा खून चूसने वाले इंसान हो। ऊपर से जाने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में बड़ा पैसा मांगना चाहते थे ना? जी। बायांग ने तुरंत लिन मुवान की कलाई पकड़ ली और उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत करने लगा। मुवान एयर, गुस्सा मत हो। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और नकली दुख वाला चेहरा बनाया। मिस्टर गू, मुझे लगा था आप ईमानदार इंसान हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने लालची होंगे। 10 मिलियन लिन फैमिली के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके जैसे नीचे तबके के इंसान को अगर अचानक इतना पैसा मिल जाए तो वो रास्ता भटक सकता है। मेरी सलाह मानिए। 100 या 200 हजार लीजिए और वापस जाकर छोटा बिजनेस शुरू कीजिए। वही आपके लिए बेहतर रहेगा। उसकी हर बात ऊपर से मेरी भलाई के लिए लग रही थी, लेकिन असल में हर शब्द मेरे लालच और मेरी औकात का मजाक उड़ा रहा था। जी बायांग का वो नकली चेहरा देखकर मुझे लगा कि पिछली जिंदगी में मैं कितना बेवकूफ था जो ऐसे घटिया आदमी से हार गया। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और सिर्फ बूढ़ी मिसेस लिन की तरफ देखता रहा। ओल्ड मैडम लिन, क्या मिस लिन की जान 10 मिलियन की भी नहीं है? बूढ़ी मिसेस लिन के हाथ में पकड़ी बुद्धिस्ट माला रुक गई। उनकी धुंधली आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। लिन फैमिली झिंगझोउ की सबसे बड़ी अमीर फैमिली में से एक है। अगर बाहर ये बात फैल गई कि लिन फैमिली की बेटी को बचाने वाले को सिर्फ 100 या 200 हजार देकर भगा दिया गया तो हमारी इज्जत कहां जाएगी? ठीक है, 10 मिलियन मिलेंगे तुम्हें। बूढ़ी मिसेस लिन की आवाज भारी थी और उसमें सवाल की कोई जगह नहीं थी। दादी! लिन मुवान बेचैन होकर पैर पटकने लगी। आप इतनी बेहुदा डिमांड कैसे मान सकती हैं? इसके जैसे गरीब इंसान को इतना पैसा मिल गया तो पता नहीं कैसे उड़ा देगी। बूढ़ी मिसेस लिन ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर उन्होंने ठंडी नजरों से मुझे देखा। गुच्छे, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूं, लेकिन यह पैसा लेने के बाद तुम्हें एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करना होगा। आज के बाद तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे कि तुमने मुवान एयर को बचाया था, और किसी भी वजह से तुम दोबारा मुवान एयर या लिन फैमिली के सामने नहीं आओगे। क्या तुम ये कर सकते हो? मैंने बिना एक पल रुके सिर हिला दिया। बिल्कुल। मैं तो आप लोगों से भी ज्यादा यही चाहता हूं कि इस जिंदगी में हमारा दोबारा कभी सामना ना हो। लिन मुवान कुछ पल के लिए चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसके दिमाग में मैं वही इंसान था जो कुत्ते की तरह उसके पीछे घूमता रहेगा और बेशर्मी से उससे चिपका रहेगा। गुच्छे, ये सब दिखावा बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे लेने से तुम्हारे शरीर से आने वाली गरीबी की बदबू मिट जाएगी? सुन लो, तुम्हारे पास 10 मिलियन भी आ जाएं, तब भी मेरी नजर में तुम एक घटिया गरीब आदमी ही रहोगे। तभी जी बायरोंग सही समय पर बीच में बोला। उसकी आवाज में घमंड साफ था। मिस्टर गू, वान एयर की बातें कड़वी हैं लेकिन सच हैं। अलग अलग दुनिया के लोग जबरदस्ती एक नहीं बन सकते। पैसे लो और वापस अपने कीचड़ वाले जीवन में लौट जाओ। मैं उन दोनों को एक साथ बोलते देखता रहा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा मजाकिया लगा। पैसे कब मिलेंगे? मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज करके सीधे बूढ़ी मिसेस लिन की तरफ देखा। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को चेक तैयार करने के लिए कह देती हूं। बूढ़ी मिसेस लिन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे कैश ट्रांसफर चाहिए, मैं चेक नहीं लूंगा। मैंने साफ आवाज में कहा। चेक कभी भी फ्रीज हो सकता था। मैं उन्हें अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं देना चाहता था। बूढ़ी मिसेस लिन ने मुझे गहरी नजर से देखा और आखिर में सिर हिला दिया। ठीक है, कल दोपहर लिन ग्रुप आ जाना। अपना आईडी लेकर आना और एग्रीमेंट साइन करना। मैं बिना रुके दरवाजे की तरफ मुड़ गया। कल दोपहर मिलते हैं। जैसे ही पैसे अकाउंट में आएंगे मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। मिस लिन और यंग मास्टर जी को लंबी और खुशहाल शादी की शुभकामनाएं। अगले दिन दोपहर मैं समय पर लिन ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट पहुंच गया। एग्रीमेंट की शर्तें बेहद सख्त थीं। उसमें लगभग मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए थे ताकि मैं कभी लिन मुवान का नाम तक न ले सकूं। मैंने उसे ध्यान से पढ़ा भी नहीं। सीधे आखिरी पेज पर साइन किया और फिंगरप्रिंट लगा दिया। तभी मेरे फोन में मैसेज की आवाज आई। 10 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। मैं लंबे नंबरों की उस लाइन को देखता रहा और धीरे से लंबी सांस छोड़ी।
इस पल से मैं पूरी तरह आजाद था। मैं लिन ग्रुप बिल्डिंग से बाहर निकला और टैक्सी लेकर उस छोटे अंधेरे बेसमेंट रूम में वापस आ गया। इस जगह में मेरी पिछली जिंदगी की सारी मेहनत और दर्द भरा हुआ था। कोने में वो बेकार कागजों का ढेर पड़ा था जिन्हें बेचकर मैं लीन मुवान के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदता था। टेबल पर रखा टूटा हुआ सस्ता ग्लास मुझे उस सड़क वाले दुकानदार ने दिया था जब मैंने अपने पिता की आखिरी पुरानी घड़ी गिरवी रखकर उससे ठंड की दवा खरीदी थी। पिछली जिंदगी में जब लिन मुवान वापस लिन फैमिली गई थी तो वो कुछ नहीं ले गई थी सिवाय इस ग्लास के। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा था कि ये हमारी मुश्किल जिंदगी का सबूत है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो ग्लास वो सिर्फ इसलिए लेकर गई थी ताकि जी बायोंग को दिखा सके कि नीचे के समाज में उसने कितनी अमानवीय तकलीफें झेली थीं और उससे सहानुभूति पा सके। आखिर में उसी ग्लास को जी बायोंग ने मेरे सामने ही तोड़कर फेंक दिया था। मैंने ग्लास उठाया और जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। जोरदार आवाज के साथ ग्लास पूरी तरह टूट गया। कचरा वहीं अच्छा लगता है जहां उसका असली ठिकाना हो। उसी वक्त किराए वाले कमरे का पुराना लोहे का दरवाजा जोर से खुला। लिन मुवान दरवाजे पर खड़ी अपनी नाक ढके हुए थी। उसके चेहरे पर घिन साफ दिखाई दे रही थी। उसके पीछे जी बायोंग खड़ा था, हाथ में साफ सफेद रुमाल पकड़े वो ऐसे हवा कर रहा था जैसे यहां की हवा भी गंदी हो। गुच्छे, तुम सच में ऐसी गंदी जगह में छिपे हुए हो? लिन मुवान की हाई हील्स टूटी हुई सीमेंट की जमीन पर तेज आवाज कर रही थीं। यहां की बदबू तो नाले से भी ज्यादा खराब है। जी बायोंग हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बोला। उसकी आवाज में घमंड भरा हुआ था। वान एयर, मैंने कहा था ना ऐसी जगह मत आओ। यहां एक सेकंड ज्यादा रुक गई तो बैक्टीरिया लग जाएंगे। मैं बिना सिर उठाए अपने फटे पुराने कपड़े समेटता रहा। मिस लिन, आप जैसी बड़ी शख्सियत यहां कैसे आ गई? हमारा सौदा खत्म हो चुका है। लिन मुवान अंदर चली आई। उसकी नजर पूरे छोटे कमरे में घूम रही थी। जब उसकी नजर कूड़ेदान में पड़े टूटे हुए ग्लास पर गई तो उसका चेहरा बदल गया। गुच्छे, तुमने वो ग्लास तोड़ दिया? उसने कूड़ेदान की तरफ उंगली की। उसकी आवाज तेज और चुभने वाली थी। मैंने अपने कपड़े पुराने कैनवास बैग में ठूंसे और चेन बंद कर दी। बस एक टूटा हुआ ग्लास था। जगह घेर रहा था इसलिए फेंक दिया। तुम क्या जानते हो? वो तो लिन मुवान पलटकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक रुक गई। उसने बगल में खड़े जी बाइयों की तरफ देखा और बाकी शब्द निगल गई। वो जी बाइयों के सामने अपने पुराने रिश्ते के लिए कोई लगाव नहीं दिखा सकती थी, लेकिन जी बायोंग ने लिन मुवान के चेहरे का बदलाव तुरंत पकड़ लिया। वो आगे बढ़ा और जमीन पर पड़े टूटे हुए ग्लास को अपने जूते से छूते हुए हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टर गू, वान एयर बहुत भावुक है। उसके लिए कचरे में भी मतलब होता है, लेकिन आपने उसे इतनी बेरहमी से तोड़ दिया। आप सच में बिल्कुल भी समझदार नहीं हैं। उसने लंबी सांस ली, फिर वॉलेट से 100 येन का नोट निकाला और भिखारी को दान देने की तरह मेरे पैरों के पास फेंक दिया। 100 येन में ऐसे सस्ते नकली ग्लास की पूरी टोकरी आ जाएगी। इसे वॉन एयर की तरफ से मुआवजा समझ लो और ये मुर्दा जैसा चेहरा बनाना बंद करो। उड़ता हुआ नोट मेरे कैनवास बैग पर गिरा। मैंने अपना काम रोक दिया, धीरे से सीधा खड़ा हुआ और बर्फ जैसी ठंडी नजरों से जी बायांग को देखा। यंग मास्टर जी, आपका पैसा बहुत गंदा है। मुझे उससे घिन आती है। जी बायांग का चेहरा तुरंत उतर गया। गूचे, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि 10 मिलियन मिल जाने से तुम मेरे बराबर हो गए? मेरी नजर में तुम अब भी वही रेंगने वाला कीड़ा हो जो सिर्फ पूंछ हिलाना जानता है। लिन मुवान तुरंत जी बायांग के सामने आकर मुझे घूरने लगी। गुचे, तुम्हें क्या हो गया है? बायांग ने तुम्हें अच्छे दिल से पैसे दिए और तुम उसे उल्टा कोस रहे हो। अभी पैसे उठाओ और बायांग से माफी मांगो। उसका वही खुद को सही समझने वाला पक्षपाती रवैया था जैसा पिछली जिंदगी में था। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी, फिर अपना पैर उठाकर सीधे उस 100 येन के नोट पर रख दिया और जोर से मसल दिया। माफी? क्या वो इसके लायक है? लिन मुवान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? पहले मैं तुम्हें सिर पर चढ़ाता था क्योंकि मैं अंधा था, लेकिन अब मेरी नजर में तुम इस कूड़ेदान में पड़े टूटे ग्लास के टुकड़े से भी कम कीमत रखती हो। लिन मुवान की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर
गया। शायद वो मान ही नहीं पा रही थी कि वही घुचे जो कभी उसके सामने हमेशा झुका रहता था, आज उससे इस लहजे में बात कर रहा है। तुम तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वो गुस्से से कांप रही थी और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि वो दर्द से चीख उठी। मिस लिन, अपना ये घमंडी चेहरा अपने पास रखो। मैंने उसका हाथ जोर से झटक दिया। अपने इस अच्छे कुत्ते को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझे पुलिस बुलाकर तुम लोगों पर जबरदस्ती घुसने का केस करना पड़ेगा। ये देखकर जी बायांग तुरंत आगे आया और लिन मुवान को संभाल लिया। फिर उसने गुस्से से मुझे घूरा। गुचे, बस इंतजार करो। झिंगझो में अगर तुमने मुझे जी बायांग को नाराज किया है तो मेरे पास तुम्हें मौत से भी बदतर हालत में पहुंचाने के 100 तरीके हैं। मैंने अपना कैनवास बैग उठाकर कंधे पर डाला और बिना डरे उसकी आंखों में देखा। मैं हमेशा तैयार हूं, डर बस इतना है कि शायद तुम्हारे पास वो काबिलियत ही ना हो। मैं सीधे किराए वाले कमरे से बाहर निकल गया और उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। कुछे, तुम इतने बुरे कैसे बन गए? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। पीछे से लिन मुवान की गुस्से भरी आवाज आई, लेकिन मैंने पलटकर देखा तक नहीं। कमरे से निकलने के बाद मैं सीधे एयरपोर्ट के पास एक सस्ते होटल में चला गया। मेरी फ्लाइट 6 दिन बाद की थी। अब मुझे बस शांति से इंतजार करना था। लेकिन साफ था कि लीन फैमिली मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। तीसरे दिन की शाम मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर काले सूट पहने 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। उनके हाथ में एक सस्ता सूट था। मिस्टर गू, बूढ़ी मालकिन का आदेश है कि आपको आज रात लिन फैमिली के थैंक यू बैंक्वेट में जरूर शामिल होना होगा। बॉडीगार्ड की आवाज सख्त थी। उसमें मना करने की कोई जगह नहीं थी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। एग्रीमेंट साइन हो चुका है और मुझे पैसे भी मिल चुके हैं। मुझे किसी बैंक्वेट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड हंस पड़ा। बूढ़ी मालकिन ने कहा है कि अगर आप नहीं गए तो वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बर्बाद कर देंगी जहां आप पहले काम करते थे। सुना है वहां का फोरमैन आपका काफी ख्याल रखता था। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। ओल्ड मिसेस लिन अब मासूम लोगों को इस्तेमाल करके मुझे धमका रही थीं। पिछली जिंदगी में उसी ठेकेदार ने मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मुझे कुछ 100 युआन उधार दिए थे। मैं भले ही ठंडा इंसान बन चुका था, लेकिन अपने मददगार को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। ठीक है, मैं चलूंगा। मैंने सूट लिया और उन्हीं के सामने बदल लिया। सूट साफ तौर पर मेरे साइज से छोटा था। कपड़ा भी बेहद खराब था और मैं उसमें किसी मसखरे जैसा लग रहा था। साफ था कि लिन फैमिली जानबूझकर मुझे बैंक्वेट में बेइज्जत करना चाहती थी ताकि जी बायांग और ज्यादा ऊंचा दिखे। रात 8 बजे बॉडीगार्ड मुझे लगभग घसीटते हुए झिंगझो के सबसे शानदार होटल के बैंक्वेट हॉल में ले गए। भव्य हॉल में चमकदार रेशमी कपड़े पहनी अमीर महिलाएं भरी हुई थीं। जैसे ही मैं अंदर गया, आसपास के लोगों की अजीब नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। इतने घटिया कपड़े पहनकर ये अंदर कैसे आ गया? सुना है इसी ने लिन फैमिली की बड़ी बेटी को बचाया था। मेंढक भी हंस खाने का सपना देख रहा है। इसे अपनी औकात तक नहीं पता। बिल्कुल जी, शाओ के सामने तो इसकी कोई तुलना ही नहीं है। ये सारे ताने बिना रुके मेरे कानों में घुसते रहे। मैं बिना भाव बदले कोने वाले सोफे तक गया। वहां बैठकर एक ग्लास पानी उठा लिया। कुछ देर बाद भीड़ में हलचल मच गई। लिन मुवान जी बायांग का हाथ पकड़े ऐसे बाहर आई जैसे कोई बड़ी स्टार हो जिसके चारों तरफ लोग जमा हो। आइस ब्लू रंग की महंगी शाम की ड्रेस में लिन मुवान बेहद खूबसूरत लग रही थी। जी बायांग ने फिटेड ब्लैक टक्सीडो पहना हुआ था और उसकी छाती पर बेहद कीमती नीलम का ब्रोच लगा था। दोनों सच में एक परफेक्ट कपल जैसे दिख रहे थे। स्टेज पर खड़ी बूढ़ी मिसेस लिन चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने अपने बिजी समय में से वक्त निकालकर मेरी पोती वान एयर के थैंक यू बैंक्वेट में हिस्सा लिया। वान एयर कई दिनों तक गायब थी, लेकिन जी फैमिली के यंग मास्टर जी बायांग की मदद से वो सुरक्षित वापस लौट सकी। बायांग वफादार और नेक दिल बच्चा है। लिन फैमिली उसकी हमेशा आभारी रहेगी। मैं कोने में बैठा ओल्ड मैडम लिन की बदली हुई कहानी सुन रहा था और मेरे मुंह से लगभग हंसी निकल गई। लिन मुवान को किडनैपर्स से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला मैं था।
लेकिन ओल्ड मैडम लिन की बातों में सारा श्रेय जी बायांग को मिल गया, जबकि मैं असली बचाने वाला इतना भी लायक नहीं था कि मेरा नाम लिया जाए। तभी जी बायांग 2 ग्लास रेड वाइन लेकर सीधे मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। उसकी आवाज ना ज्यादा तेज थी ना धीमी, बस इतनी कि आसपास खड़े लोग साफ सुन सकें। मिस्टर गु, यहां अकेले बैठे बैठे कितना बोर हो रहे होंगे। आइए, मैं आपके साथ ड्रिंक करता हूं। उसने मेरी तरफ रेड वाइन का ग्लास बढ़ाया, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं शराब नहीं पीता। जी बायांग की आंखों में एक पल के लिए बुरी चमक उभरी, लेकिन उसने फिर भी मासूम बनने का नाटक किया। मिस्टर गु, क्या आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, या फिर उस दिन किराए वाले कमरे में जो हुआ उसके लिए अब भी मुझसे नाराज हैं? मुझे पता है कि आप इस बात से जलते हैं कि वान एयर ने मुझे चुना, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। उसने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची कर दी। आसपास के मेहमानों ने बातें बंद कर दी और सब हमारी तरफ देखने लगे। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम मेरे जलने के भी लायक हो? अचानक जी बायांग एक कदम आगे बढ़ा और खुद ही लड़खड़ा गया। उसके हाथ का रेड वाइन वाला ग्लास सीधा उसकी छाती पर गिर गया। आह! जी बायांग जोर से चीखा और पीछे गिर पड़ा। गहरी लाल वाइन ने उसकी महंगी सफेद शर्ट तुरंत खराब कर दी और पूरा हॉल शोर से भर गया। लिन मुवान पागलों की तरह भीड़ चीरते हुए दौड़ी। बायांग, तुम ठीक हो ना? वो दर्द भरे चेहरे के साथ उसे उठाने लगी और जल्दी जल्दी टिश्यू से उसकी शर्ट साफ करने लगी। जी बायांग की आंखें लाल थीं। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वान एयर, मैं ठीक हूं। मिस्टर गू शायद बस खराब मूड में थे। उन्होंने जानबूझकर मुझे धक्का नहीं दिया। उसकी चालाक बातों ने तुरंत लिन मुवान का गुस्सा भड़का दिया। लिन मुवान ने झटके से सिर घुमाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। वो हाई हील पहनकर सीधे मेरे सामने आई और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। मैंने हल्का सा सिर घुमाया और उसका थप्पड़ आसानी से बचा लिया। गुच्छे, तुम घटिया गरीब इंसान! लिन मुवान गुस्से से कांपती हुई मेरी तरफ उंगली दिखा रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कान चुभने लगे। बायांग ने तुम्हें अच्छे दिल से ड्रिंक ऑफर की और तुमने उसे धक्का दे दिया। अभी घुटनों पर बैठो और बायांग से माफी मांगो, नहीं तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आसपास के मेहमान भी मेरी आलोचना करने लगे। कितना गंवार इंसान है! लिन फैमिली ने ऐसे नीचे दर्जे के आदमी को बैंक्वेट में बुलाया कैसे? जल्दी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। सबका मूड खराब मत करो। मैं वहीं खड़ा उन खुद को ऊंचा समझने वाले लोगों को ठंडे चेहरे से देखता रहा। अगर मैं माफी न मांगूं तो? माफी नहीं मांगोगे? लिन मुवान की आंखों में बेहद घिन थी, जैसे वो किसी गंदी चीज को देख रही हो। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था और मेरी तरफ उठी उंगली कांप रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि 10 मिलियन लेने के बाद तुम इस सर्कल में जो चाहो वो कर सकते हो? सुन लो, तुम्हें कुचलना मेरे लिए चींटी कुचलने से भी आसान है। जी बायांग लिन मुवान के सहारे खड़ा था और अब भी अपना घटिया नाटक जारी रखे हुए था। उसने हल्के से लिन मुवान की ड्रेस पकड़ी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी जैसे वो कभी भी बेहोश हो जाएगा। वान एयर, जाने दो। मिस्टर गू शायद अपने गरीब बैकग्राउंड की वजह से हीन भावना महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मैं जाकर कपड़े बदल लेता हूं। मेरी वजह से सबका मूड खराब मत करो। जितना वो ऐसा बोल रहा था उतना ही लिन मुवान को लग रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उसका मेरे लिए गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। नहीं, आज इसे घुटनों पर बैठकर तुम्हारे सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी ही पड़ेगी। उसी वक्त ओल्ड मैडम लिन बॉडीगार्ड से घिरी हुई वहां पहुंची। उनका चेहरा बेहद ठंडा था और हाथ में पकड़ी चंदन की माला उनकी पकड़ में चरमराने लगी थी। गुचे, लिन फैमिली तुम्हें इज्जत दे रही है, एहसान फरामोश मत बनो। बूढ़ी मालकिन की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें दबाव साफ महसूस हो रहा था। अगर आज तुम घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगोगे तो मैं किसी भी समय तुम्हारे 10 मिलियन फ्रीज करवा सकती हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम झिंझो क्या पूरे देश में कहीं भी काम न कर सको। जैसे ही बूढ़ी मालकिन ने बात खत्म की, वैसे ही दर्जन भर मजबूत बॉडीगार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया
आसपास के मेहमान पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं मुसीबत में न फंस जाएं, लेकिन उनकी आंखों में तमाशा देखने का उत्साह साफ था। उस पल दबाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। सबको लग रहा था कि मैं जैसे समाज के सबसे नीचे का गरीब इंसान लिन फैमिली की ताकत के सामने सिर्फ घुटनों पर गिरकर दया मांग सकता हूं। मैंने लिन मुवान के घमंडी चेहरे को देखा, जी बायांग की आंखों में छिपी चालाकी को देखा और ओल्ड मैडम लिन के अहंकारी चेहरे को देखा। फिर अचानक मैं हंस पड़ा। पूरे शांत बैंक्वेट हॉल में मेरी हंसी बेहद अजीब लग रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? लिन मुवान ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरी हंसी से उसे बेचैनी होने लगी थी। मैंने हंसना बंद किया और धीरे से अपनी जेब से फोन निकाला। मैं हंस रहा हूं तुम लोगों पर। खुद को बड़ा समझदार, ऊंचे दर्जे का इंसान कहते हो, लेकिन एक घटिया एक्टर ने तुम सबको बेवकूफ बना दिया। बोलते हुए मैंने फोन में एक ऐप खोला। यह हैकिंग की स्किल मैंने पिछली जिंदगी में सीखी थी ताकि ठेकेदार मेरी मजदूरी न दबा सके। मैं अभी कोने में बोर हो रहा था, इसलिए मैंने यूं ही इस होटल के सर्विलांस सिस्टम को हैक कर लिया। लिन मुवान, अपनी आंखें खोलकर देखो कि असली गंदा इंसान कौन है। मैंने एंटर बटन दबाया। बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच लगा विशाल एलईडी स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगा। उस पर चल रहा लिन फैमिली कंपनी का प्रमोशनल वीडियो बंद हो गया और उसकी जगह हाई डेफिनेशन सर्विलांस फुटेज चलने लगी। वीडियो में अभी कुछ देर पहले की पूरी घटना साफ दिखाई दे रही थी। जी बायांग हाथ में वाइन ग्लास लेकर मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा था। मैं तो उसके पास आते ही आधा कदम पीछे हट गया था। पूरे समय मेरे हाथ जेब में थे और मैंने उसे छुआ तक नहीं था। जी बायांग ने जानबूझकर अपने ही बाएं पैर में पैर फंसाया और फिर बहुत सही तरीके से पूरी रेड वाइन अपनी छाती पर गिरा दी। उसके बाद वो पीछे की तरफ गिर गया और उसका घटिया नकली गिरने वाला नाटक पूरा हो गया। पूरा दृश्य हर एंगल से सबके सामने साफ दिखाई दे रहा था। गिरने से पहले उसके होंठों पर आई चालाक मुस्कान तक स्क्रीन पर साफ दिख रही थी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें बड़ी स्क्रीन पर जमी थीं और सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। जो लोग अभी कुछ देर पहले मुझे घुटनों पर बैठने को कह रहे थे, वो अब ऐसे चुप थे जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया हो। मैंने फोन वापस जेब में रखा, फिर हाथ बांधकर राख जैसे चेहरे वाले जी बायांग को आधी मुस्कान के साथ देखा। मिस्टर जी, आपकी एक्टिंग स्किल्स सच में कमाल की हैं। बस थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया। तुमने मेरे खिलाफ चाल चली? जी बायांग का बेचारा वाला चेहरा तुरंत मुड़ गया। उसकी आवाज ऐसी तेज हो गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसने लिन मुवान को धक्का देकर अलग किया और बड़ी स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाकर गुस्से से चिल्लाया, यह वीडियो नकली है, तुमने इसे एडिट किया है। लेकिन स्क्रीन पर वीडियो बार बार चलता रहा। हर बार वो वीडियो जी बायांग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जैसा लग रहा था। अब मेहमान भी धीरे धीरे बातें करने लगे। जी बायांग की तरफ उनकी नजरें सहानुभूति से बदलकर मजाक और घिन में बदल चुकी थीं। तो ये खुद ही गिरा था। अफसोस इसकी एक्टिंग ऑस्कर जीतने लायक नहीं थी। जी फैमिली का यंग मास्टर होकर भी इतना घटिया तरीका अपनाया, सच में शर्म की बात है। इस बार लिन फैमिली ने गलत इंसान चुन लिया। ये सारी बातें सुई की तरह लिन मुवान के कानों में चुभ रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और शरीर हल्का कांपने लगा। उसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसका पहला रिएक्शन मुझसे माफी मांगना नहीं था। गुचे, तुम इतने चालाक कैसे हो सकते हो? चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया? लिन मुवान ने अचानक मुड़कर मुझे घूरा। तुम बस बायांग की इज्जत खराब करना चाहते हो ना? उसकी सोच पूरी तरह जहरीली हो चुकी थी। उसका जिद्दी और अंधा रवैया देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। लिन मुवान, अगर तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दो। मैंने पास की टेबल से माइक्रोफोन उठाया। मेरी आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज गई। पहले उसने मुझे उकसाया, फिर खुद पर वाइन गिराई। मैंने सिर्फ सच दिखाया है, इसमें मैं गलत कैसे हो गया? मैंने ठंडी नजरों से पूरे हॉल में मौजूद लोगों को देखा। क्या तुम्हारा यह तथाकथित हाई सोसाइटी सर्कल ऐसे ही काले को सफेद और हिरण को घोड़ा बोलता है? ओल्ड मैडम, लिन गुस्से से कांपने लगीं। उन्होंने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया,
बदतमीज, बिल्कुल बदतमीज। सिक्योरिटी, इस घमंडी लड़के को यहां से बाहर फेंको। दर्जन भर बॉडीगार्ड फिर से आगे बढ़ गए, लेकिन मैं बिना डरे वहीं खड़ा रहा और ठंडी नजरों से ओल्ड मैडम लिन को देखता रहा। मुझे बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। लिन फैमिली के 10 मिलियन मुझे मिल चुके हैं। आज के बाद मेरा और लिन मुवान या लिन फैमिली का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे इस गंदे सर्कल में एक दिन भी और नहीं रुकना चाहता। मैंने माइक्रोफोन जोर से टेबल पर पटका, जिससे तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। फिर मैं मुड़कर सीधे बैंक्वेट हॉल के बाहर की तरफ चल पड़ा। जहां जहां मैं गुजर रहा था वहां बॉडीगार्ड खुद ही रास्ता छोड़ रहे थे। लिन मुवान मेरी जाती हुई पीठ को देख रही थी और अचानक उसके दिल में अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे कोई चीज जो हमेशा उसकी थी अब पूरी तरह उसके हाथ से निकल रही हो। उसने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसका घमंड उसे रोक गया। गुचे, अगर आज तुम इस कमरे से बाहर गए तो बाद में घुटनों पर बैठकर मिन्नतें करो, तब भी मैं तुम्हारी तरफ दोबारा नहीं देखूंगी। पीछे से लिन मुवान की भारी आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने ना मुड़कर देखा और ना ही कदम रोके। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने बैंक्वेट हॉल का भारी दरवाजा खोल दिया और उस धुएं और दिखावे भरी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मुझे जिंदगी में पहली बार इतनी आजादी और सुकून महसूस हुआ। जाकर पता लगाओ वो गरीब गुच्छे कहाँ गया है। लिन मुवान ने गुस्से में अपनी टेबल पर पड़े सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर फेंक दिए। उस बेइज्जती वाले थैंक यू बैंक्वेट को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन इस 1 महीने में लिन मुवान की जिंदगी पूरी तरह उलझ गई थी। हर सुबह उठने पर अब उसके बेड के पास पेट के लिए गर्म दलिया लेकर कोई नहीं आता था। उसकी महंगी ड्रेसों के साथ मैच होने वाले एक्सेसरीज अब उसे कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि पहले ये सब गुच्छे उसके लिए तैयार करके रखता था। जब उसके पेट में दर्द उठता तो वो दर्द से बिस्तर पर करवटें बदलती और जी बायांग को कॉल करती, लेकिन वो आदमी बस लापरवाही से कहता, गर्म पानी पी लो, मैं अभी मीटिंग में हूं। पहले गुचे तेज बारिश में भी आधा शहर घूमकर उसके लिए उसकी पसंद का गर्म दलिया लेकर आता था। लिन मुवान ने अपने दर्द करते माथे को दबाया और उसके दिल में अजीब सी चिढ़ उठने लगी। वो मानना नहीं चाहती थी कि उसे गूचे की आदत पड़ चुकी थी। वो बस खुद को यही समझा रही थी कि एक सस्ता नौकर अचानक चला गया है, इसलिए उसे थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा परेशान जी बायांग का असली चेहरा कर रहा था। कई बार उसने जी बायांग के सूट पर किसी सस्ते तेज परफ्यूम की खुशबू महसूस की थी। जब उसने उससे पूछा तो जी बायांग हमेशा चिढ़कर उसे दूर कर देता और कहता कि वो बेवजह ड्रामा कर रही है। मिस मिल गया। असिस्टेंट घबराते हुए दरवाजा खोलकर अंदर आया और एक फाइल आगे बढ़ा दी। गो छे, वो हाईचेंग चला गया है। उसने उन्हीं 10 मिलियन से एक टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की है और अभी उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। लिन मुवान ने तुरंत फाइल छीन ली और सूट पहने गूचे की फोटो को घूरने लगी। फोटो में गूचे बेहद स्मार्ट और आत्मविश्वासी दिख रहा था। उसकी आंखें तेज थीं और उसका स्वभाव शांत और स्थिर लग रहा था। उसमें पहले वाले गरीब और दबे हुए इंसान की कोई झलक नहीं थी। लिन मुवान के दिल में अचानक अजीब सी जलन और कंट्रोल खोने का एहसास भर गया। वो हमारी लिन फैमिली के पैसे लेकर इतनी आराम की जिंदगी कैसे जी सकता है? लिन मुवान दांत भींचकर बोली, अभी तुरंत हाईचेंग की फ्लाइट बुक करो। मैं खुद जाकर देखूंगी कि आखिर वो कर क्या रहा है। अगले दिन दोपहर लिन मुवान 10 सेंटीमीटर की हाई हील पहनकर सीधे मेरी कंपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंच गई। उसका रवैया अब भी वैसा ही घमंडी था। उसने रिसेप्शनिस्ट की रोकने की कोशिश को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे मेरे ऑफिस में घुस गई। मैं अपनी बड़ी डेस्क के पीछे बैठा प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रहा था। शोर सुनकर भी मैंने सिर नहीं उठाया। गुच्छे, तुम में काफी हिम्मत आ गई है। मेरी नजरों से छिपकर कंपनी तक खोल ली। लिन मुवान डेस्क तक आई और दोनों हाथ जोर से टेबल पर मार दिए। मैंने धीरे से रिपोर्ट बंद की, सिर उठाकर उसे ठंडी नजरों से देखा। मिस लिन, किसी के ऑफिस में जबरदस्ती घुसना कानूनन अपराध है। गुच्छे, अब बस भी करो, मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारी पिछली बदतमीजियां माफ कर सकती हूं। मुझे माफ करोगी? मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया, हाथ बांधकर उसे ऐसे देखने लगा जैसे किसी मानसिक मरीज को देख रहा हूं। लिन मुवान, क्या तुम्हें कोई गंभीर दिमागी बीमारी है?
लिन मुवान कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया। वो लगातार मुझे घूर रही थी, जैसे मेरे चेहरे पर किसी नाटक की झलक ढूंढ रही हो। लेकिन उसे निराशा ही मिली। मेरी आंखों में सिर्फ ठंडा मजाक था। वो पागलपन भरा प्यार बिल्कुल नहीं था, जिसकी उसे आदत थी। नाटक करना बंद करो। लिन मुवान ने आवाज ऊंची कर ली ताकि अपने अंदर की घबराहट छिपा सके। तुम जानबूझकर कंपनी खोलकर मेरा ध्यान खींचना चाहते हो ना? क्या तुम्हें लगता है कि सूट पहन लेने से तुम्हारी गरीबी छिप जाएगी? सुन लो, तुम हमेशा वही निकम्मे इंसान रहोगे जो सिर्फ लिन फैमिली की दया पर जीता है। मैं उसकी हिस्ट्रिकल बातें शांति से सुनता रहा। मेरे होंठों पर धीरे से ठंडी मुस्कान उभरी। पिछली जिंदगी में भी वो इसी घमंडी लहजे में मुझे मिट्टी से भी नीचे दिखाती थी। मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे डेस्क के दूसरी तरफ जाकर उसके सामने रुक गया। मेरी लंबाई और अब मेरे अंदर मौजूद ताकत की आभा ने लिन मुवान को अनजाने में एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिन मुवान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहली पसंद हमेशा जी बायांग ही रहेगा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए वही शब्द दोहराए जो उसने पिछली जिंदगी में पहाड़ के किनारे मुझसे कहे थे। और मैं, ये नीच गरीब आदमी, सिर्फ तुम्हारा बैकअप बनने लायक हूं? लिन मुवान पूरी तरह जड़ हो गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने ये बातें कभी किसी से नहीं कही थीं। ये सिर्फ उसके दिल के सबसे अंधेरे कोने में छिपी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके दिल का सबसे गंदा राज इतनी सटीकता से कैसे जानता हूं। तुम ये कैसे? उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वो पूरी बात तक नहीं बोल पाई। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। हर शब्द उसके दिल में चुभता चला गया। तुम खुद को कौन सी महान राजकुमारी समझती हो? तुम बस एक एहसान फरामोश, स्वार्थी और पत्थर दिल औरत हो। तुम मेरे बलिदान का फायदा उठाती रहीं, लेकिन मेरे बैकग्राउंड से नफरत करती रहीं। तुम जी बायांग की ताकत पर मरती रहीं, लेकिन उसके असली चरित्र को कभी नहीं देख पाईं। अब मेरी नजर में तुम सड़क के आवारा कुत्ते से भी बदतर हो। लिन मुवान की मानसिक हालत पूरी तरह टूट गई। उसने दोनों कान पकड़ लिए और पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अब मुझे उसकी बदहाल हालत देखने में भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने डेस्क पर रखा इंटरकॉम दबाया। सिक्योरिटी, ऊपर आओ और इस पागल औरत को ऑफिस से बाहर फेंको। आधे मिनट से भी कम समय में 2 मजबूत सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ गए और दोनों तरफ से लिन मुवान की बांह पकड़ ली। मुझे छोड़ो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं लिन फैमिली की बड़ी बेटी हूं। लिन मुवान बुरी तरह छटपटा रही थी। उसका खूबसूरत मेकअप गुस्से और डर से बिगड़ चुका था। मैं वापस कुर्सी पर बैठ गया और रिपोर्ट दोबारा खोल ली। इसे बाहर फेंको और आगे से इस तरह का कचरा मेरी कंपनी में दोबारा मत आने देना। तुमने मुझे कचरा कहा? गुच्छे, तुम्हें इसका पछतावा होगा। लिन मुवान बेहद बुरी हालत में वापस झिंझाओ लौटी, लेकिन वहां उसका इंतजार उससे भी बड़ी तबाही कर रही थी। जी बायांग पकड़ा जा चुका था। उसने न सिर्फ कई औरतों को बाहर छिपा कर रखा था, बल्कि लिन फैमिली के कई बड़े प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक धोखाधड़ी भी की थी। मामला सामने आते ही पुलिस ने जी बायांग को एक अंडरग्राउंड कैसीनो से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो पार्टी कर रहा था। इस खबर ने पूरे झिंझाओ बिजनेस सर्कल में भूचाल ला दिया। मार्केट खुलने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर लिन ग्रुप के शेयर सीधे लोअर सर्किट पर पहुंच गए। कंपनी की अरबों की वैल्यू पल भर में खत्म हो गई। ओल्ड मैडम लिन को इस सदमे से स्ट्रोक आ गया और उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जहां वो अब तक बेहोश थीं। लिन मुवान पूरी तरह घबरा गई। वो सीधे डिटेंशन सेंटर पहुंची और जी बायांग से मिलने की मांग की। लोहे की सलाखों के पीछे जी बायांग का हमेशा वाला नरम और सभ्य चेहरा पूरी तरह गायब था। उसका चेहरा टेढ़ा हो चुका था और उसकी आंखें जहरीले सांप जैसी लग रही थीं। तुम यहां क्या करने आई हो? मेरा मजाक उड़ाने? जी बायांग ने जहरीली आवाज में थूकते हुए कहा। लिन मुवान रोते हुए शीशे पर हाथ मारने लगी। बायांग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने लिन फैमिली को बर्बाद क्यों कर दिया? अचानक जी बायांग पागलों की तरह हंसने लगा। वो इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए। तुमसे झूठ बोला? जी बायांग पागलों की तरह हंस पड़ा। ये तुम्हारी अपनी बेवकूफी है।
क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे जैसी इस्तेमाल की हुई औरत को देखूंगा भी? अगर लिन फैमिली के संसाधन ना होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी पैसों के लिए तड़पती बेवकूफ को मनाने में अपना समय बर्बाद करता? उसका हर शब्द तेज चाकू की तरह लिन मुवान के दिल में उतर रहा था। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट चुकी हो। उसी पल उसे पहली बार जी बायांग का असली चेहरा साफ दिखाई दिया। निराशा के अंधेरे में लिन मुवान पागलों की तरह मुझे याद करने लगी। उसे वो गुच्छे याद आया जो उसके लिए छोटा सा केक खरीदने के लिए दिन में 4-4 काम करता था। उसे वो गूछे याद आया जो उसके बीमार होने पर रात भर उसके बिस्तर के पास बैठा रहता था और एक पल के लिए भी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं करता था। पछतावा जहरीले सांप की तरह उसके दिल को काटने लगा। हाईचेंग में देर शरद का मौसम था और बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मैं अभी एक जरूरी बिजनेस मीटिंग खत्म करके अपनी मेबैक की पिछली सीट पर बैठा था और होटल लौटने की तैयारी कर रहा था। गाड़ी अब भी अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकली ही थी कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। मिस्टर गु, सामने कोई बारिश में घुटनों पर बैठा रास्ता रोक रहा है। मैंने खिड़की नीचे की और ठंडी नजर से बाहर देखा। लिन मुवान पूरी तरह भीग चुकी थी। वो बारिश में डूबी हुई किसी बदहाल इंसान की तरह गाड़ी के सामने घुटनों पर बैठी थी। उसके खूबसूरत बाल चेहरे से चिपक चुके थे और उसकी ड्रेस कीचड़ से गंदी हो गई थी। जैसे ही उसने खिड़की खुलते देखी, वो जल्दी से गाड़ी के पास आई और दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। गुच्छे, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। प्लीज। मौका दूं? मैंने बड़ी काली छतरी खोली और गाड़ी से उतरकर कीचड़ में पड़ी लिन मुवान को ऊपर से देखा ताकि तुम मुझे फिर से पहाड़ से धक्का दे सको। छतरी से गिरती बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। लिन मुवान ने अचानक डर से सिर उठाया। उसे मेरे पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नजरें किसी जंग लगी आरी की तरह उसकी आत्मा को धीरे धीरे चीर रही हों और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके दांत डर से कांप रहे थे। वो अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसकी इस बदहाल हालत को देखकर आनंद महसूस कर रहा था। मुझे उसके लिए जरा भी दया नहीं थी, सिर्फ बदले की संतुष्टि थी। तुम समझो या ना समझो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि इस वक्त मेरी नजरों में तुम्हारी कीमत कीचड़ के एक गड्ढे से भी कम है। लिन मुवान पूरी तरह टूटकर रोने लगी। वो अचानक आगे बढ़ी और मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथों कीचड़ से भरे थे और उन्होंने मेरी महंगी पैंट गंदी कर दी। कुछे, मुझे सच में पछतावा है। जी बायांग एक जानवर है। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने लिन फैमिली को बर्बाद कर दिया। दादी अभी भी अस्पताल में है और लिन फैमिली दिवालिया होने वाली है। गुच्छे, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। उसने आंसुओं और बारिश से भीगा चेहरा उठाया। वो अपनी दयनीय हालत दिखाकर मेरे अंदर पुराने जज्बात जगाने की कोशिश कर रही थी। गुच्छे, मैं प्रेग्नेंट हूं। बच्चा जी बायांग का है, लेकिन मैं कल ही इसे हटवा दूंगी। बस तुम मुझे अपना लो। अब से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। उसकी बेशर्म बातें सुनकर मुझे घिन आने लगी। पिछली जिंदगी में भी उसने इसी बच्चे का बहाना बनाकर मुझे पहाड़ के किनारे बुलाया था और अपने हाथों से नीचे धक्का दे दिया था। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने बिना दया किए उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। लिन मुवान चीखती हुई कीचड़ भरे पानी में जा गिरी। चारों तरफ गंदा पानी उछल गया। मैंने उसे ऊपर से देखते हुए बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, लिन मुवान, तुम अब इतनी भी लायक नहीं हो कि मैं तुमसे नफरत करूं। तुम्हारा ये घुटनों पर गिरकर भीख मांगना मुझे बेहद घिनौना लग रहा है। मेरी आंखों को गंदा मत करो। मैं मुड़ा और वापस गाड़ी में बैठ गया। इस बार मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैंने ठंडी आवाज में ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ। जी मिस्टर गु। फोन के दूसरी तरफ आ सैन की आवाज हमेशा की तरह शांत और प्रोफेशनल थी। जानकारी पूरी तरह भरोसेमंद है। लिन फैमिली को अब हर जगह से ठोकर मिल रही है। देश की कोई भी बैंक उन्हें लोन देने को तैयार नहीं है। अब वो एक अंडरग्राउंड बिचौलिए के जरिए विदेश की एक संदिग्ध फाइनेंस कंपनी से संपर्क कर रहे हैं। वो
लोग अपनी पुरानी हवेली को गिरवी रखकर आखिरी उम्मीद वाला लोन लेना चाहते हैं। संदिग्ध फाइनेंस कंपनी? मैंने हल्की आवाज में पूछा। उस हवेली की मार्केट वैल्यू कितनी है? सामान्य हालत में कम से कम 500 मिलियन, लेकिन अभी लिन फैमिली को तुरंत पैसों की जरूरत है और दूसरी पार्टी ब्लैक गोल्ड कैपिटल जैसी बेरहम कंपनी है। मेरे हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन का लोन देंगे और ब्याज बेहद खतरनाक होगा। 200 मिलियन? मैं हल्का सा हंसा। क्या वो लोग इतने के भी लायक हैं? आसेन, ध्यान से सुनो। अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करो। अभी तुरंत पता लगाओ कि लिन फैमिली ने ब्लैक गोल्ड कैपिटल के किस प्रतिनिधि से संपर्क किया है और उनकी मीटिंग का समय और जगह भी निकालो।